सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की वीडियो में हम लोग लेके आए हैं वीक 8 का ग्रेडेड असाइनमेंट कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने वीक 5, 6 और 7 इन तीनों वीक का जो ग्रेडेड असाइनमेंट है वो उसका मैंने बेस्ट सोल्यूशन वाईटी पे ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, इससे जस्ट पहले किया था। तो अगर आपको इन तीनों वीक के में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी दिक्कतें हैं, तो आप पहले इन तीनों वीडियो को भी देख सकते हैं, फिर आप लोग वीक 8 के जीए को भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्द ही जस्ट कुछ दिनों में मैं यहाँ पे और बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं क्या कहते हैं आपके लिए सीटी में वीक वाइज एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन लाऊंगा आपके क्विज 2 के लिए, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी उस एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर देगा। और फिर अगर आप जीए को भी देख लेते हो एंड पीवाईक्यू को भी देख लेते हो, हमारे पास एक और चीज़ आ गई पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू से रिलेटेड भी मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टफ़ यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, वन शॉट्स पोस्ट करने वाला हूँ। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अपनी प्रिपरेशन को करने पे, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं इस रेस में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद वीक 8 का ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ सीटी। ठीक है, ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ये वाला जो ग्रेडेड असाइनमेंट है, इसमें हर एक क्वेश्चन का जो लेवल है उसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज़ है। हर एक क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब हम लोग उस आंसर को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक नए टाइप के क्वेश्चंस को लाता है वीक 8 का जीए। तो आई होप कि आप लोग हर एक अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंड करके आप इस जीए को, इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स टेबल, व्हाट विल ए एंड बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। हमें बताना है कि ए और बी अपने एग्जीक्यूशन के बाद क्या चीज़ स्टोर करने वाला है। तो देखो, कोड में सबसे पहले क्या किया, डी इज इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी, यानी इसने डी को इनिशलाइज कर दिया एक एम्प्टी डिक्शनरी पे। डी अभी क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है। फिर आता है अपना वाइल लूप। वाइल लूप में क्या हो रहा है, वाइल टेबल वन हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन। अब तक आप लोग फेमिलियर होंगे, ये क्या करेगा, वन बाय वन हर एक कार्ड को, हर एक स्टूडेंट को पिक करने वाला है, हर एक स्टूडेंट को पिक करने वाला है। अब यहाँ पे ये चेक करेगा इफ़ इज़ की ऑफ डी कॉमा एक्स डॉट टाउन सिटी, यानी कि जो स्टूडेंट आपके पास आया उस स्टूडेंट की सिटी अगर डिक्शनरी डी में प्रेजेंट हो तो आप ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं होगी, यानी वो सिटी क्या कहते हैं पहली बार हमारे पास आ रही होगी, अगर वो सिटी डिक्शनरी डी में प्रेजेंट है तो हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर वो सिटी, जिस सिटी का स्टूडेंट आया, अगर वो सिटी प्रेजेंट नहीं थी डिक्शनरी डी में, तो हम लोग एल्स वाले पार्ट में आएंगे। और एल्स वाले पार्ट में आके हम लोग क्या कर रहे हैं, डी ऑफ एक्स डॉट टाउन सिटी, यानी कि उस डिक्शनरी में उस सिटी की नाम की हमने एक की बनाई, और उस की के साथ हमने क्या स्टोर कर दिया, एक्स डॉट मैथमेटिक्स, एक्स डॉट मैथमेटिक्स। तो ये क्या है, मैंने उस सिटी के साथ, यानी कि जो सिटी हमारे पास आ रही है उस सिटी के साथ मैंने स्टूडेंट के मैथ मार्क को स्टोर कर दिया, अगर वो सिटी फर्स्ट टाइम आ रही है। तो एल्स वाले पार्ट में क्या होगा, अगर सिटी फर्स्ट टाइम आ रही है, इफ सिटी कम्स फर्स्ट टाइम इन द डिक्शनरी, कम्स फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इन डिक्शनरी डी, डिक्शनरी डी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, अगर कि अपने पास जो सिटी आई है वो डिक्शनरी डी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि डी ऑफ एक्स डॉट टाउन सिटी, यानी कि डिक्शनरी डी में उस टाउन सिटी के साथ जो वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट थी, कौन सी वैल्यू प्रेजेंट होगी, स्टूडेंट के मैथमेटिक्स मार्क्स जो कि पहले आया होगा। ठीक है, तो अगर वो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स के मार्क्स आर ग्रेटर देन एक्स डॉट मैथमेटिक्स, यानी कि जो स्टूडेंट अब आया है उस स्टूडेंट के मैथमेटिक्स मार्क्स से अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू बड़ी थी, इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखूं
कि एक्स डॉट मैथ यानी कि एक्स डॉट मैथमेटिक्स इज़ लेस देन, यहाँ पे एक्स डॉट मैथमेटिक्स क्या है, छोटा है डी डॉट इससे, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया कि एक्स डॉट मैथ इज़ लेस देन डी ऑफ एक्स डॉट टाउन सिटी। तो इसमें तो कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर जो स्टूडेंट हमारे पास आया उस स्टूडेंट की जो अपनी सिटी होगी, उस सिटी में जो मार्क्स प्रेजेंट होंगे, अगर उस मार्क्स से कम वैल्यू है इस स्टूडेंट की, उस मार्क्स से कम मार्क्स हैं इस स्टूडेंट के, तो हम क्या कर रहे हैं, डी ऑफ एक्स डॉट टाउन सिटी यानी कि उस डिक्शनरी में जो वैल्यू हम लोग देख रहे थे उस सिटी के साथ हम लोग उस वैल्यू को अपडेट कर देंगे किस पे, जो मेरे पास स्टूडेंट आया हो, तो अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये किस चीज़ का लॉजिक है। हम लोग जब भी मिनिमम फाइंड करते थे वहाँ पे लॉजिक क्या होता था, अगर मुझे मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है तो वहाँ पे लॉजिक इस तरीके से होता था कि इफ़ एक्स डॉट मार्क्स इज़ लेस देन मिनिमम, तो आप क्या करते थे, मिन में एक्स डॉट मार्क्स को स्टोर कर देते थे। यहाँ पे भी अपने पास क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है कि अगर एक्स डॉट मैथ यानी कि जो स्टूडेंट मेरे पास आया डिक्शनरी में उस सिटी के की पे जो वैल्यू स्टोर होगी, अगर उस वैल्यू से कम है तो हम लोग उस नए वाले मार्क्स को स्टोर करेंगे, यानी कि जो लोएस्ट मार्क्स होंगे वो इस डिक्शनरी में उस सिटी को एज की होगी और वो मार्क्स क्या होंगे, एज वैल्यू, वो अपनी डिक्शनरी में स्टोर होगा। तो जो डिक्शनरी डी है उसमें क्या होने वाला है, उसमें अपने पास एक मेन डिक्शनरी होगी डी, और उस डिक्शनरी में अपने पास हर एक सिटी एज की होने वाली है। तो मान लो ए सिटी थी, अब इस ए सिटी के साथ क्या स्टोर होगा, इस ए सिटी के साथ मैं स्टोर करूँगा कि इस ए सिटी में लोएस्ट मैथ स्कोर कितना है, लोएस्ट मैथ स्कोर कितना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। फिर सिमिलरली मैं देखूँगा क्या कहते हैं कि बी सिटी में लोएस्ट मैथ स्कोर कितना है, सी सिटी में लोएस्ट मैथ स्कोर कितना है, एंड सो ऑन। तो जितनी भी सिटीज़ इस डिक्शनरी में होंगी वो अपनी की तरह होंगी, एंड वैल्यूज़ में क्या होगा, जो भी अपने पास उस सिटी में लोएस्ट मार्क्स हैं, उस पर्टिकुलर सिटी में जो लोएस्ट मार्क्स होंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ तक वाइल लूप ख़त्म कर लिया तो हमारी पूरी डिक्शनरी डी तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं बाकी कोड को। बाकी कोड क्या कहता है कि a इज़ इक्वल्स टू 0 एंड b इज़ इक्वल्स टू 100। इसने हमसे दो इनिशियलाइजेशन करवाए, a 0 एंड b 100। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फॉर ईच y इन कीज़ ऑफ d, फॉर ईच y इन कीज़ ऑफ d। डी डिक्शनरी में क्या था, हर एक सिटी के साथ उसके जो मिनिमम मैथ मार्क होंगे वो थे। तो कीज़ ऑफ डी क्या होगा, कीज़ ऑफ डी मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट होगी जिसमें ये हर एक सिटी प्रेजेंट होने वाली है। तो जितनी भी सिटीज़ होंगी उन सारी सिटीज़ के नाम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कीज़ ऑफ डी में, यानी कि इस लिस्ट में। अब इस लिस्ट में हमारे पास कौन सा वेरिएबल रन कर रहा है, वाई, यानी वाई पहले ए होगा, फिर वाई बी होगा, उसके बाद वाई सी होगा, एक एक करके वो हर एक सिटी को देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि अगर बी की जो वैल्यू है वो डी ऑफ वाई के बराबर हो, वाई क्या था, सिटी था, डी ऑफ वाई क्या होगा, उस सिटी में लोएस्ट मैथ के मार्क्स। तो अगर बी की वैल्यू लोएस्ट मैथ के मार्क्स के बराबर है तो हम लोग क्या कर देंगे, ए को इंक्रीमेंट। लेकिन बी कितना है, 100, तो वहाँ पे अभी क्या कहते हैं, जो अपने मार्क्स होंगे वो लोएस्ट 100 तो नहीं हो सकते, तो हम लोग इधर आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर बी जो है वो ज़्यादा है डी ऑफ वाई से, यानी कि उस सिटी में जो अपने लोएस्ट मार्क्स थे उससे क्या कहते हैं बी ज़्यादा है, तो मैं बी को कर रहा हूँ अपडेट और ए को इनिशलाइज कर दिया 1 पे। अब वापस से फॉर लूप चलेगा। अब हम लोग इस कंडीशन का मतलब समझते हैं कि b इज इक्वल्स टू अगर d ऑफ y हो, यानी किसी और सिटी के लिए अगर मुझे जो लोएस्ट मार्क्स मिल रहे हैं वो मुझे b के बराबर मिले, यानी लोएस्ट मार्क्स अपने कहाँ पे आ रहे थे, हर एक सिटी में से लोएस्ट मार्क्स कहाँ पे आ रहे थे, b में, कहाँ पे आ रहे थे, बी में। अब अगर किसी और सिटी की वैल्यू भी बी के बराबर है, यानी उस सिटी में भी लोएस्ट मार्क्स हैं बाकी सारी सिटीज़ में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ए में क्या आ रहा है, ए में आ रहा है नंबर ऑफ सिटी विद द लोएस्ट मार्क्स, विद द लोएस्ट मार्क्स इन मैथ, इन मैथ।
ठीक है। और बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है द लोएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। लोएस्ट मार्क्स जो मैथमेटिक्स में होंगे वो अपने कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, बी में। क्योंकि बी क्या देख रहा है, बी देख रहा है हर एक सिटी में लोएस्ट कितने थे और उन सारे लोएस्ट में से जो सबसे लोएस्ट होगा उसको स्टोर कर रहा है बी। तो वो बेसिकली क्या हुआ, जो लोएस्ट मार्क्स होंगे मैथमेटिक्स को उनको स्टोर करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो यहाँ पे कोड में क्या चल रहा था। अब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सिटीज़ वेयर स्टूडेंट्स स्कोर द, यहाँ पे जैसे ही आपने हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स देखा आप इस ऑप्शन को क्या कर दोगे, काट दोगे। यहाँ पे भी हाईएस्ट मार्क्स था, इस ऑप्शन को भी आप काट दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑफ सिटीज़ वेयर द स्टूडेंट स्कोर्स द लोएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होना चाहिए। बी क्या है, द लोएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पे कि ए इज़ ऑलवेज मोर देन वंस। तो चलो ठीक है, बी का देखो हाईएस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, आपने इस ऑप्शन को भी काट दिया। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से करना था, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, हर एक कोड को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि अगर आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आए तो आप वहाँ पे कोड को पढ़ के कर पाओ। लेकिन एग्ज़ाम में जब आपको एक स्मार्ट वे में क्वेश्चन को आंसर करना होगा, वहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे भी आपका लो कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पे भी आपका लोएस्ट कैलकुलेट हो रहा था। तो आपने हाईएस्ट वाले तीनों ऑप्शन काट दिए, आपको आंसर मिला ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये एक तरीका था स्मार्टली इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब आपने जब इसको ट्राई कर लिया है तो अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बी, हमें बताना है कि बी क्या रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डी एक एम्प्टी डिक्शनरी बनी, बी इज इक्वल्स टू मैंने सेट कर दिया ज़ीरो पे। डी एम्प्टी डिक्शनरी थी, बी मैंने सेट कर दिया ज़ीरो पे। फिर उसके बाद चला अपना वाइल लूप। वाइल लूप क्या कर रहा है, हर एक स्टूडेंट को देख रहा है। कौन सा डेटा सेट है ये, स्कोर्स डेटा सेट। तो यानी कि वाइल लूप हर एक स्टूडेंट को एक एक करके देख रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, डी इज इक्वल्स टू अपडेट डिक्ट बाय फील्ड, यानी कि अपडेट डिक्शनरी बाय फील्ड जो कि यहाँ पे प्रोसीजर है, उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, अपनी डिक्शनरी को पास कर रहे हैं एंड हम लोग पास कर रहे हैं जो स्टूडेंट आया था उस स्टूडेंट के फिजिक्स मार्क्स को। उस स्टूडेंट के फिजिक्स मार्क्स को हम लोग पास कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट आएगा, उस स्टूडेंट के लिए हम लोग डिक्शनरी को एंड उस स्टूडेंट के फिजिक्स मार्क्स को पास कर देंगे इस प्रोसीजर में। ऐसा करते करते हर एक स्टूडेंट के लिए हम लोग करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि अपडेट डिक्ट बाय फील्ड जो जो अपना प्रोसीजर है वो क्या कर रहा है। तो उसमें दो इनपुट आ रहे हैं, एक इनपुट आ रहा है डिक्शनरी का एंड दूसरा इनपुट मेरे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट के फिजिक्स मार्क्स का। स्टूडेंट के फिजिक्स मार्क्स का। अब देखो यहाँ पे जो ये इफ़ स्टेटमेंट है ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है इफ़ इज़ की डी कॉमा वैल्यू, यानी कि जो फिजिक्स मार्क्स मेरे पास आए हैं, जो फिजिक्स मार्क्स मेरे पास आए हैं, अगर वो फिजिक्स मार्क्स डिक्शनरी में एज की ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर उन फिजिक्स मार्क्स के नाम की मैंने एक की बना रखी है डिक्शनरी में, यानी कि उन फिजिक्स मार्क्स के नाम की एक की ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू में प्लस वन कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू में प्लस वन कर रहा हूँ। और एल्स वाला पार्ट, यानी कि अगर वो फिजिक्स मार्क्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अगर वो फिजिक्स मार्क्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं डिक्शनरी में, तो मैं डिक्शनरी में वैल्यू के साथ स्टोर कर रहा हूँ वन, यानी कि तो मैं डिक्शनरी में फिजिक्स मार्क्स को एस की बना के स्टोर कर रहा हूँ वन। तो मान लो मेरे पास पहले टाइम ऐसा स्टूडेंट आता है जिसके 70 मार्क्स थे, तो 70 मार्क्स पे क्या स्टोर हो गया, वन। फिर एक स्टूडेंट आया जिसके 80 मार्क्स थे, तो 80 मार्क्स पे क्या स्टोर हो गया, वन। फिर एक स्टूडेंट आया जिसके 90 मार्क्स थे, 90 पे स्टोर हो गया वन। फिर मान लो एक स्टूडेंट आया जिसके 70 मार्क्स थे, उसके क्या थे, दोबारा से 70 मार्क्स थे, तो वहाँ पे उसके मार्क्स जो है वो डिक्शनरी में एस की प्रेजेंट था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस वन, यानी उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करके टू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपनी डिक्शनरी है वो हर एक स्टूडेंट के लिए क्या होगी, अपडेट होगी। तो जब अपने पास प्रोसीजर यहाँ तक ख़त्म हो गया, तब क्या होगा, अपनी डिक्शनरी में फिजिक्स के जितने भी अलग अलग मार्क्स होंगे, फिजिक्स के जितने भी अलग अलग मार्क्स होंगे,
उन मार्क्स के नाम की की बनी होगी, उन मार्क्स के नाम की बनी होगी, और उस की के साथ उस फिजिक्स के मार्क्स के साथ क्या स्टोर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग दोज मार्क्स, गेटिंग दोज मार्क्स, कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इतने नंबर मिले हैं। तो अपनी डिक्शनरी इस तरीके से क्या कहते हैं, प्रिपेयर हो रखी होगी। ठीक है, अब हम लोग b इज इक्वल्स टू फाइंड अ की ऑफ d, यानी कि ये जो हम लोग ने डिक्शनरी बनाई, इसको हम कहाँ पे पास कर रहे हैं, फाइंड अ की प्रोसीजर में। अब वो प्रोसीजर जो भी रिटर्न करेगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, b में। तो देखते हैं फाइंड अ की प्रोसीजर क्या कर रहा है। ये यहाँ पे अपनी डिक्शनरी को क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है। डिक्शनरी को इनपुट लेने के बाद इसने की को सेट कर दिया -1 पे एंड वैल्यू को सेट कर दिया 0 पे। की क्या हो गई -1 एंड वैल्यू क्या हो गई 0, ये दो वेरिएबल बनाए। फिर इसने चलाया फॉर लूप, और वो फॉर लूप किस पे है, फॉर ईच ए इन कीज ऑफ डी। अपनी ये वाली जो डिक्शनरी है इसमें क्या था, हर एक की थी अपने फिजिक्स के मार्क्स, तो जितने भी अलग अलग फिजिक्स के मार्क्स होंगे वो सारी कीज होंगी। तो कीज ऑफ डी यहाँ पे क्या होगा, कीज ऑफ डी इस वाली डिक्शनरी के लिए क्या होगा, एक लिस्ट होगी, और उस लिस्ट में फिजिक्स के जितने भी मार्क्स होंगे वो स्टोर हो रहे होंगे, क्योंकि वो सारी कीज थी। तो 70, 80, 90 एंड जितने भी मार्क्स अपने आए होंगे वो सारे स्टोर हो रहे होंगे। और हर एक एलिमेंट मेरी लिस्ट पे, उस पे कौन रन करेगा, वेरिएबल ए रन करेगा। तो ए यहाँ पे आया एंड कहाँ पे इनिशियलाइज हो गया, 70 पे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ डी ऑफ ए का क्या मतलब है, कि अगर मैं डिक्शनरी में 70 वाली पोजीशन, यानी कि 70 की पे, 70 मार्क्स पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, अगर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट वैल्यू से ज़्यादा हैं, अगर वो जो एग्जिस्टिंग अपने पास स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा हैं वैल्यू से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वैल्यू अगर मेरे पास लेस देन है डी ऑफ ए, वैल्यू मेरे पास लेस देन है डी ऑफ ए। ओके, नहीं इसको ऐसे नहीं, इसको नॉर्मली ही लिख के ज़्यादा सही है। यहाँ पे ये अपना मैक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है कि जो वैल्यू अपने पास डिक्शनरी में प्रेजेंट है, अगर वो वैल्यू से बड़ी है तो हम लोग वैल्यू को उन वाली बड़ी वैल्यू पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे जो हो रहा है वो स्टोर हो रहा है। अब मैक्सिमम क्या स्टोर हो रहा है, मैक्सिमम ये स्टोर हो रहा है डी ऑफ ए। और डी ऑफ ए क्या है, उन मार्क्स पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, वो अपना हो रहा है डी ऑफ ए में। और डी ऑफ ए का मैक्सिमम कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वैल्यू में। तो वैल्यू में बेसिकली क्या स्टोर होगा, वैल्यू में स्टोर होगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट having the same marks in physics, having same marks in physics। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जिनके सेम मार्क्स आ रहे थे फिजिक्स में, वो हम लोग ने कहाँ पे स्टोर किया, वैल्यू में। फिर देखो की इज इक्वल्स टू ए कहाँ पे चल रहा था, हर एक मार्क्स को एक एक करके देख रहा था। पहले 70 को देखेगा, 80 को देखेगा, 90 को देखेगा, ऐसे करके जितने भी मार्क्स होंगे उन सारे मार्क्स को देख रहा होगा। तो जब भी मेरा वैल्यू अपडेट होगा, यानी कि जब भी मेरा मैक्सिमम अपडेट हो रहा है कि किस मार्क्स पे, ठीक है, कि जितने भी मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मिले एक मार्क्स पे, उसको मैंने स्टोर कर दिया वैल्यू में। और उस की को मैंने कहाँ पे स्टोर कर दिया, कि जिस की पे मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मिले उसको स्टोर कर दिया मैंने वेरिएबल की में। और फिर मैं की को क्या कर दे रहा हूँ, रिटर्न। फिर मैं वेरिएबल की को क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो यहाँ बी में क्या आएगा, बी में वो वाले फिजिक्स के मार्क्स आएंगे, बी में वो वाले फिजिक्स के मार्क्स आएंगे जिन पे क्या हो रहे हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है, यानी कि जो फिजिक्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा बार आ रखे हैं क्लास में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेड मार्क्स इन फिजिक्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट मार्क्स इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में सेम आने वाले सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक डिसेंट टाइप का क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप कोड को एक बार ना खुद से लिखो, एक बार खुद से लिखो। अगर लिखने का मन नहीं है तो आप क्या करो, इसको कहीं पे आप कोड को एक बार देखो, और देखते देखते आप लाइन बाय लाइन कोड के साथ चलो। आप देखो व्हाइल लूप आइटरेशन कैसे करेगा, आप देखो कौन सी लाइन क्या परफॉर्म कर रही है। फिर आप वहाँ पे क्या करो, आप उस चीज़ को ज़रूर लिखो कि क्या आउटपुट मेरे पास बन रहा होगा इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद। ऐसे करते करते आप अपने एग्जाम्पल से जब कोड को खुद से सॉल्व करोगे, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ देख ली हमने, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। मुझे बताना है कि बी की वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे अपने पास एक डी नाम की डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी के अंदर तीन कीज थी, एक ये की है, एक ये की है फिजिक्स, एंड एक ये की है केमिस्ट्री। ठीक है, अब इस डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरीज हैं, कैसे, जो अपनी पहली की है मैथमेटिक्स, उस मैथमेटिक्स के साथ एक एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर्ड है। फिर फिजिक्स जो की है उसके साथ भी एक वैल्यू में क्या स्टोर्ड है, एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर्ड है। और केमिस्ट्री में भी क्या स्टोर्ड है, एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, और b इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमने क्या कर रखा है, इनिशलाइज कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में क्या होगा, वाइल लूप में टेबल वन हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन, यानी एक एक करके हम लोग हर एक अपने क्या कहते हैं जो अपना हम लोग हर एक स्टूडेंट को देख रहे होंगे। ठीक है, फिर अब देखो उस स्टूडेंट के साथ क्या होगा, d इज इक्वल्स टू अपडेट डिक्ट बाय फील्ड, और उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, डिक्शनरी d, स्टूडेंट x, मैथमेटिक्स, हम लोग अपने क्या कहते हैं जो अपना मैथमेटिक्स वो था सब्जेक्ट, उसको हम लोग पास कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अपडेट डिक्शनरी बाय फील्ड में सबसे पहले मैंने क्या पास किया, जो स्टूडेंट आया था उसके लिए डिक्शनरी पास की, वो स्टूडेंट पास किया, और सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स पास किया। फिर एक बार फिर से मैंने यही सेम चीज़ करी, लेकिन अब मैंने सब्जेक्ट पास किया फिजिक्स। फिर मैंने सेम चीज़ दोबारा करी, अब मैंने सब्जेक्ट पास किया केमिस्ट्री। फिर वाइल लूप दोबारा से चलेगा, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट को देखेंगे, और उस स्टूडेंट को भी हम लोग 3 बार इस फंक्शन में इसी तरीके से पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो ये अपडेट डिक्शनरी बाय फील्ड है, ये वाला प्रोसीजर इस क्वेश्चन में कर क्या रहा है। तो ये रहा अपना प्रोसीजर। ठीक है, अब इस वाले प्रोसीजर में क्या क्या इनपुट आ रहा है, ये आ रही है अपनी डिक्शनरी। ठीक है, कौन सी डिक्शनरी, जिसमें ये प्रेजेंट था, जिसमें क्या प्रेजेंट था, ये कि मैथमेटिक्स के साथ एक एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर्ड है, फिजिक्स के साथ एक एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर्ड है, एंड केमिस्ट्री के साथ भी एक एम्प्टी डिक्शनरी स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये वाली डिक्शनरी आई इनपुट, ये क्या आ जाएगा अपना स्टूडेंट, स्टूडेंट, और ये क्या है अपना सब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ इनपुट ले रहा है, ये तीन चीज़ इनपुट ले रहा है। अब देखो, इफ इफ इस की इफ इस की किस में इसकी, डी ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, मान लो सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। तो डी ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, डी ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि ये वाली डिक्शनरी, डी ऑफ मैथमेटिक्स कौन सी वैल्यू मिली, ये वाली डिक्शनरी। तो अगर इस वाली डिक्शनरी में जो मैथमेटिक्स की जो डिक्शनरी थी, यानी कि जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट की जो डिक्शनरी होगी, उसमें अगर प्रेजेंट है इस स्टूडेंट की सिटी, अगर इस स्टूडेंट की सिटी प्रेजेंट है उस सब्जेक्ट की डिक्शनरी में, तो हम लोग इधर वाले पार्ट में आएंगे। लेकिन अगर नहीं प्रेजेंट है, अगर वो सिटी पहली बार आ रही है, तो डी ऑफ सब्जेक्ट, यानी आपने क्या किया, आप गए सब्जेक्ट वाली डिक्शनरी के पास, उस सब्जेक्ट वाली डिक्शनरी में आपने क्या किया, ऑफ वाई डॉट टाउन सिटी, यानी कि उस सब्जेक्ट वाली डिक्शनरी में आपने सिटी के नाम की एक की बनाई, और आपने स्टोर कर दिया उस सब्जेक्ट के मार्क्स को, आपने स्टोर कर दिया उस सब्जेक्ट के मार्क्स को। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई सिटी अपने पास एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग इस वाले पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं इफ़ डी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वाई डॉट टाउन सिटी, यानी कि उस डिक्शनरी में अगर मैं सब्जेक्ट पे जाता हूँ
एंड एक सिटी के मार्क्स को देखता हूँ, यानी एक सिटी पे जो एग्जिस्टिंग मार्क्स हैं मैं उनको देखता हूँ। अगर वो लेस देन आता है वाई डॉट सब्जेक्ट के, वाई डॉट सब्जेक्ट क्या होगा, जो स्टूडेंट मेरे पास अभी आया, जो स्टूडेंट मेरे पास अभी आया, अगर उस स्टूडेंट की, जो कि स्टूडेंट अभी आया है, उसके मार्क्स आर ग्रेटर देन द मार्क्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो हम लोग उस सब्जेक्ट की डिक्शनरी में सिटी के साथ इस नए स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा लॉजिक बन रहा है, मैक्सिमम मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो अपनी डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में, इस मैथ की डिक्शनरी में, जो ये वाली अंदर वाली डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में स्टोर हो रहा होगा हर एक सिटी, जो भी है हर एक सिटी, उस सिटी में मैक्सिमम मैथ मार्क्स कितने हैं वो स्टोर हो रहे होंगे। इस सिटी में मैक्सिमम मैथ मार्क्स कितने हैं वो स्टोर हुए, इस सिटी में मैक्सिमम मैथ मार्क कितने हैं वो स्टोर हुए। फिर सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी यही चीज़ होगी कि हर एक सिटी में मैक्सिमम फिजिक्स कितने हैं, केमिस्ट्री में भी यही चीज़ होगी कि हर एक सिटी में मैक्सिमम केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं। ठीक है, सो इस तरीके से अपनी डिक्शनरी जो है वो यहाँ तक, जब हम लोग इस वाले सूडो कोड तक आएंगे, इस लाइन तक आएंगे, तब अपनी जो है डिक्शनरी क्या कहते हैं, प्रिपेयर हो चुकी होगी, क्योंकि ये वाला वाइल लूप खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाइल लूप। नेक्स्ट वाइल लूप चल रहा है टेबल 2 पे। टेबल 2 मतलब स्टूडेंट्स की ही टेबल है, ठीक है। तो वाइल टेबल 2 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। एक एक करके मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को देख रहा हूँ। अब इफ़ एलिजिबल ऑफ डी कॉमा एक्स, यानी कि हम लोग डिक्शनरी डी पास कर रहे हैं एंड जो स्टूडेंट आया था वो पास कर रहे हैं, किस प्रोसीजर में, एलिजिबल में। अब ये जो एलिजिबल प्रोसीजर है, अगर ये मुझे रिटर्न करता है ग्रेटर देन 1 वैल्यू, ये अगर मुझे रिटर्न करता है ग्रेटर देन 1 वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी बी में मैं उस स्टूडेंट को काउंट कर ले रहा हूँ। तो किस स्टूडेंट को काउंट करूँगा, जिस स्टूडेंट के लिए मुझे एलिजिबल जो प्रोसीजर है वो क्या कर रहा होगा, ग्रेटर देन 1 वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एलिजिबल प्रोसीजर क्या है। एलिजिबल प्रोसीजर जो है, इसमें अपना डिक्शनरी इनपुट जा रहा है एंड अपना स्टूडेंट एक्स जो है वो इनपुट जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जब अपने पास दो इनपुट आ गए, तो सब लिस्ट इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बना दी, एक सब्जेक्ट की लिस्ट बना दी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि यही तीन मेन कीज़ हैं। जो अपनी डिक्शनरी डी है, उस डिक्शनरी डी में मेन की कौन सी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। डी ऑफ मैथ क्या है, इस डिक्शनरी के बराबर। डी ऑफ फिजिक्स क्या है, इस डिक्शनरी के बराबर। डी ऑफ केमिस्ट्री क्या है, इस डिक्शनरी के बराबर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सब्जेक्ट लिस्ट मैंने एक बना दी जहाँ पे तीनों सब्जेक्ट हैं एंड सी को 0 पे इनिशियलाइज कर दिया। फिर अपना फॉर लूप चलता है, फॉर ईच सब्जेक्ट इन सब लिस्ट, यानी कि अपना जो वेरिएबल सब्जेक्ट है, अपना जो वेरिएबल सब्जेक्ट है वो किस पे इनिशियलाइज हो गया, सब लिस्ट पे। तो अभी सब्जेक्ट कितना हो गया, मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इफ़, यानी कि जो स्टूडेंट हमारे पास आया था, जो स्टूडेंट हमारे पास आया था उसके लिए, इफ़ डी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आप डिक्शनरी में उस सब्जेक्ट की डिक्शनरी के पास गए और उस डिक्शनरी में आप एक पर्टिकुलर टाउन सिटी में गए, उस डिक्शनरी में आप एक पर्टिकुलर टाउन सिटी में गए, तो अभी मैथ में होगा, यानी कि आप डिक्शनरी में मैथ के पास गए, फिर आप मैथ वाली डिक्शनरी में गए, उसमें आपने इस स्टूडेंट की टाउन सिटी देखी, फिर आपने देखा कि जिस सिटी से ये स्टूडेंट बिलोंग करता है, जिस सिटी से ये स्टूडेंट बिलोंग करता है, क्या वहाँ पे इसके मार्क्स जो हैं वो इसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं। अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, उसका मतलब क्या है कि इस स्टूडेंट एक्स ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या किया है, अपनी सिटी में टॉप किया है, क्योंकि अपनी सिटी में हाईएस्ट मार्क्स हैं, तभी इसकी वैल्यू डिक्शनरी में उस सिटी के साथ प्रेजेंट है, यानी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसने क्या किया है, टॉप किया है। तो हम लोग यहाँ पे सी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर ये जो स्टूडेंट एक्स है, ये एक डिक्शनरी में, अपनी जो डिक्शनरी थी उसमें किसी सब्जेक्ट में अगर ये क्या कर रहा है, क्या क्या कहते हैं, अपनी सिटी में टॉप स्कोर कर रहा है, तो हम लोग +1 कर रहे हैं। तो अगर मैथमेटिक्स के लिए स्कोर किया हो हाईएस्ट तो +1, फिजिक्स के लिए स्कोर किया हो तो +1, केमिस्ट्री के लिए स्कोर किया हो तो +1। ठीक है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में वो स्कोर करता है, अब क्या कहते हैं, हाईएस्ट इन हिज सिटी, तो वहाँ पे सी में वैल्यू क्या हो रही होगी, +1, और हम लोग रिटर्न भी क्या कर रहे हैं, सी को
रिटर्न कर रहे हैं, सी को रिटर्न कर रहे हैं, यानी यहाँ पे अपने पास सी की वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। उसका मतलब क्या है कि अगर ये जो स्टूडेंट एक्स है, ये जो स्टूडेंट एक्स है, इसने मैक्सिमम जितने क्या कहते हैं सिटी में इसने मैक्सिमम स्कोर किया हो, और कितनी सिटीज़ में किया हो, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का मतलब कि इसने दो सब्जेक्ट में, इसने कम से कम दो सब्जेक्ट में क्या किया हो, एक से ज़्यादा मतलब दो, तो इसने कम से कम दो सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर किया हो अपनी सिटी में, तो मैं इस स्टूडेंट को काउंट कर लूँगा बी में। ठीक है, तो बी बेसिकली क्या है, बी है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने जिन्होंने क्या किया है अपनी सिटी में, किन्हीं ना किन्हीं दो सब्जेक्ट में, अपनी सिटी में एटलीस्ट दो सब्जेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये था कि हम लोग उन स्टूडेंट को काउंट करेंगे जो कि अपनी सिटी में एटलीस्ट एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स में क्या कर रहे हो, टॉप कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, अपना एक न्यूमेरिकल टाइप आंसर है, यानी कि ये क्या होगा, हमें यहाँ पे डेटा सेट देखना होगा। तो एक बार मैं डेटा सेट देख लेता हूँ, आप लोग डेटा सेट देखने वाला काम खुद से कर लेना, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप एक बार डेटा सेट में इस चीज़ को खुद से अप्लाई करना। तो बस मैं अभी बताता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल चुका है जो कि है 10। ठीक है, अपने डेटा सेट में 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि क्या कहते हैं अपनी सिटी में एटलीस्ट दो सब्जेक्ट में क्या कर रहे हो, स्कोर कर रहे हो हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा दैट विल बी 10। इसको आप लोग एक बार डेटा सेट से देख के वेरीफाई ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग शॉपिंग बिल्स डेटा सेट। At the end of the execution, the variable d, एक वेरिएबल है d, captures the following information. For each customer z, d of z क्या स्टोर कर रहा है, d of z of shop। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है, d of z of shop, ये पूरा ऐसे लिखा है, d of z of shop, डी ऑफ जेड ऑफ शॉप। यानी कि डिक्शनरी डी में आपने एक की बनाई जेड नाम की, उस जेड की पे भी एक डिक्शनरी स्टोर होगी। उस डिक्शनरी में आप शॉप की पे जाओगे तो वो क्या स्टोर कर रहा है, स्टोर्स द शॉप विजिटेड बाय जेड, यानी कि जो जो शॉप अपने जेड कस्टमर ने विजिट करी होंगी। ठीक है, फिर हमसे बोलता है कि अगर आप डी ऑफ जेड ऑफ कैटेगरी में जाते हो, यानी कि आप डी से जेड में गए और उस जेड कस्टमर की डिक्शनरी में आप कहाँ पे गए, कैटेगरी में गए, तो आपको क्या स्टोर करना है, कैटेगरीज ऑफ द आइटम्स परचेज्ड बाय जेड, यानी जेड ने जो जो फूड आइटम्स या जो भी उसने आइटम्स खरीदे होंगे उन आइटम्स की कैटेगरीज को स्टोर करना है अपनी इस वाले पार्ट में। ठीक है, बट द सूडो कोड में है मिस्टेक्स, हमें मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इससे पहले मैं सूडो कोड रीड करूँ, मैं एक बार डिक्शनरी का होलिया बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि डिक्शनरी दिख कैसी रही है। तो यहाँ पे अपने पास एक मेन डिक्शनरी होगी, उस डिक्शनरी में मान लो एक कस्टमर है जेड, इस कस्टमर जेड के साथ भी एक डिक्शनरी स्टोर है। ठीक है, अब इस डिक्शनरी में हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, हमसे कह रहा है कि इस डिक्शनरी में शॉप के नाम की जो की होगी, उस शॉप के नाम की के साथ जितनी भी शॉप्स इस कस्टमर ने विजिट करी हैं मैं वो स्टोर करूँगा। ठीक है, एंड एक और की होगी कैटेगरी के नाम की, और कैटेगरी के नाम पे मैं क्या स्टोर करूँगा, जिस जिस कैटेगरी के फूड आइटम्स इस कस्टमर ने खरीदे हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ों को स्टोर करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि हमको कलेक्शन स्टोर करना है, तो यानी कि इस शॉप के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे मैं कलेक्शन ऑफ शॉप स्टोर करने वाला हूँ जो कि अपने जेड ने विजिट करी है, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें इनिशलाइज कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे लिस्ट होगी या तो यहाँ पे डिक्शनरी होगी। ठीक है, इस शॉप के साथ भी। तो देखते हैं कि क्या होगा, अपने कोड को पढ़ते हैं, हमें मिस्टेक्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने डी को एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाया, हमने क्या किया, डी को एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाया। वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन, यानी मैं एक एक करके सारे बिल को देखूंगा। ठीक है, फिर डी इज इक्वल्स टू अपडेट डिक्शनरी, अपना प्रोसीजर है, उसमें हम लोग पास कर रहे हैं डिक्शनरी को, एंड जो बिल आया था उसको पास कर रहे हैं, एंड जो बिल आया था उसको पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ गए अपडेट डिक्शनरी प्रोसीजर में, अपने पास आई ये वाली डिक्शनरी, एंड अपने पास क्या आया, वाई, वाई क्या था, अपने पास जो भी बिल होगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि इफ़ नॉट इसकी डी कॉमा वाई डॉट कस्टमर, यानी कि जो अपना कस्टमर वाई था
अगर वो वाई कस्टमर डिक्शनरी डी में प्रेजेंट नहीं है, यानी ये कस्टमर पहली बार आ रहा है। अगर ये कस्टमर पहली बार आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कस्टमर के नेम के साथ इस कस्टमर के नेम के साथ मैंने एक क्या बनाई, की बनाई, और उस की पे मैंने स्टोर कर दी एक डिक्शनरी। उस की पे मैंने स्टोर कर दी एक डिक्शनरी, ये वाली मैंने एक डिक्शनरी स्टोर करी। उसमें मैंने शॉप के साथ स्टोर करी एक लिस्ट। ठीक है, शॉप के साथ ये क्या स्टोर कर रहा है, एक लिस्ट। एंड कैटेगरी के साथ स्टोर कर रहा है एक लिस्ट। ठीक है, मान लेते हैं इसने क्या किया, कैटेगरी के साथ लिस्ट स्टोर कर दिया। ठीक है, अब जब हम लोग इधर आ गए, जब हम लोग इफ के बाहर आ गए, यानी जब जब भी अपना कोई पहला कस्टमर आएगा, यानी कि एक कस्टमर जो कि इस डिक्शनरी में पहली बार आ रहा है, तो उसके साथ ये वाली इनिशियलाइजेशन करिए। ठीक है, अब देखो, डी ऑफ वाई डॉट कस्टमर नेम ऑफ शॉप ऑफ वाई डॉट शॉप नेम इज इक्वल्स टू ट्रू। हमसे ये क्या बोल रहा है कि आप डी में जाओ वाई डॉट कस्टमर नेम में, तो मैं वाई डॉट कस्टमर नेम जेड पे आ गया, यानी उस डिक्शनरी में आप जाओ शॉप में। इस डिक्शनरी से मैं आ गया शॉप में। अब इससे आप डिक्शनरी में किस की पे जाओ, वाई डॉट शॉप नेम पे। इससे मैं डिक्शनरी में जाता हूँ, लेकिन डिक्शनरी में जाता हूँ, मैं बोल रहा था, लेकिन ये क्या है, ये एक लिस्ट है। यहाँ पे इसने क्या इनिशियलाइज किया था, एक लिस्ट इनिशियलाइज किया था, लेकिन ये हमसे अपडेट किस तरीके से करवा रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि तुम शॉप नेम को यूज़ करो एस की। यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता, यहाँ पे अगर प्रेजेंट होता एक डिक्शनरी, अगर यहाँ पे एक डिक्शनरी प्रेजेंट होता, तो ये हमसे क्या कर रहा था कि वाई ने ये जिस शॉप नेम को विजिट किया है, उस शॉप नेम को आप एस की रखो एंड उसके साथ स्टोर करो वैल्यू ट्रू। तो मुझे एरर कौन सी लाइन में मिला, मुझे मिला लाइन नंबर 10 में एरर, कि यहाँ पे जो लिस्ट इनिशियलाइज की है वो लिस्ट ना होके क्या होना चाहिए था, अपने यहाँ पे डिक्शनरी होना चाहिए था, तो ही ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने शॉप नेम को इस तरीके से अपडेट कर दिया। फिर अब मुझे हर एक आइटम की कैटेगरी को भी अपडेट करना होगा जो अपने कस्टमर ने खरीदा हो। तो वो कैसे करूँगा, फॉर ईच ए इन वाई डॉट आइटम लिस्ट, यानी उस कस्टमर वाई ने क्या क्या आइटम खरीदे होंगे मैं उसकी लिस्ट में प्रेजेंट हूँ। अब उसकी मैं लिस्ट के हर एक एलिमेंट को, हर एक आइटम को देखने वाला हूँ। ठीक है, अब डी ऑफ वाई डॉट कस्टमर नेम ऑफ शॉप ऑफ कैटेगरी, यानी कि ये मुझसे बोला है कि आप डिक्शनरी में कस्टमर के पास जाओ, कस्टमर के पास आ गया। अब यहाँ से आप कहाँ पे जाओ, यहाँ से आप जाओ शॉप पे। ठीक है, शॉप पे भी आ गया। वहाँ पे आप इस डिक्शनरी में, जो इस शॉप के साथ जो डिक्शनरी है, उसमें आप स्टोर करो ए डॉट कैटेगरी। क्या यहाँ पे मुझे गलती दिखी, गलती क्या है, मुझसे बोल रहा था कि डी ऑफ जेड ऑफ कैटेगरी में स्टोर करना है, डी ऑफ जेड ऑफ कैटेगरी में स्टोर करना है, ना कि हमें शॉप की उसमें स्टोर करना है। तो यहाँ पे मुझे दूसरा एरर मिल गया कि ये शॉप की जगह क्या होना चाहिए था, कैटेगरी होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, कैटेगरी होनी चाहिए थी। तो लाइन नंबर 14 में भी मुझे क्या मिल गया, एरर मिल गया। ठीक है, फिर हम लोग अपनी डिक्शनरी को रिटर्न कर दे रहे हैं और इतने एरर हमें मिले हैं लाइन नंबर 10 में एंड लाइन नंबर 14 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, एक अच्छा सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यहाँ पे अपने पास 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि द फॉलोइंग सूडोकोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्टेशन वाइज कार्ड ऑफ द ट्रेन डेटा सेट, यानी कि हर एक कार्ड क्या होगा, एक स्टेशन होगा। ठीक है, इस तरीके से कि हम लोग एक एक स्टेशन को देख रहे होंगे। At the end of the execution, STN captures the following information। ठीक है, STN कुछ information ले रहा है। For a train X and a day of week A, डे ऑफ वीक क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब, और कोई भी ट्रेन एक्स, तो अपनी स्टेशन क्या स्टोर हो रहा है, स्टेशन ऑफ एक्स, यानी स्टेशन डिक्शनरी में हम लोग एक्स ट्रेन के पास गए, उस एक्स ट्रेन के साथ भी एक डिक्शनरी स्टोर होगी, उस डिक्शनरी में हम लोग ए की के पास गए, उस डिक्शनरी में हम लोग ए की के पास गए। तो यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि जो एसटीएन डिक्शनरी होगी, जो एसटीएन डिक्शनरी होगी, उसमें मैं एक्स ट्रेन के पास जाऊंगा और उस एक्स ट्रेन में क्या होगा, उस एक्स ट्रेन में किसी एक दिन ए के लिए एक की बनी होगी, वहाँ पे कुछ स्टोर होगा। तो वो स्टोर क्या कर रहा है, स्टोर्स द नंबर ऑफ ट्रेन रनिंग थ्रू एक्स ऑन डे ए, यानी कि इस एक्स ट्रेन इस एक्स ट्रेन से इस एक्स ट्रेन क्या क्या कहते हैं, ये वाली एक्स ट्रेन इस स्टेशन पे इस दिन पे
कितनी बार रन करती है वो चीज़ हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एक्स बेसिकली, एक सेकेंड, ओके, स्टेशन एक्स है ना कि ट्रेन, हाँ। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स अपने पास स्टेशन है, एक्स अपने पास स्टेशन है, और ए क्या है, ए है कोई भी एक वीकडे। तो इस स्टेशन एक्स पे ए दिन पे कितनी ट्रेन्स रन करती हैं, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस वाली डिक्शनरी में, इस तरीके से। ठीक है, तो दिन अपने पास कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो डिक्शनरी होगी उसमें क्या प्रेजेंट होगा, मंडे के लिए कितनी ट्रेन रन कर रही हैं, ट्यूसडे के लिए कितनी ट्रेन रन कर रही हैं, फिर उसके बाद वेडनेसडे के लिए कितनी ट्रेन रन कर रही हैं, ऐसे करके हर एक दिन के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर ऐसे ही सेम ये वाला सेम अपने पास की वैल्यू पेयर प्रेजेंट होगा नेक्स्ट ट्रेन के लिए, एंड सो ऑन। तो हर एक ट्रेन के लिए इस तरीके से की वैल्यू पेयर बनेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, करेक्ट कोड फ्रेगमेंट को चूज़ करना है। अभी देखते हैं कि कोड फ्रेगमेंट क्या होगा। तो स्टेशन मैंने क्या बनाई, एक एम्प्टी लिस्ट। फिर उसके बाद वाइल टेबल वन एज वाइल पाइल वन एज मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन। एक एक करके मैं सारे स्टेशन को देखूंगा। अब देखो, एस टी एन ऑफ एक्स डॉट स्टेशन नेम, एस टी एन ऑफ एक्स डॉट स्टेशन नेम, यानी कि हम लोग इस एक्स के साथ जो डिक्शनरी स्टोर करेंगे, वो डिक्शनरी यानी कि कौन सी डिक्शनरी, कि हर एक दिन पे कितनी ट्रेन है, जो ये अंदर वाली डिक्शनरी है, ये कौन रिटर्न करना चाहिए, ये रिटर्न करना चाहिए गेट इन्फो फंक्शन। इसमें हम लोग क्या पास करते हैं, इसमें हम लोग अपनी डिक्शनरी स्टेशन पास कर रहे हैं, और पास कर रहे हैं अपनी स्टेशन एक्स को। ठीक है, तो गेट इन्फो फंक्शन यहाँ पे आया, इसने अपना एक स्टेशन वाली डिक्शनरी को इनपुट लिया है, एंड इसने इनपुट लिया है स्टेशन एक्स को। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कोड जो है वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि डिक्शनरी को आप एम्प्टी इनिशियलाइज करो फॉर ईच ए इन एक्स डॉट ट्रेन लिस्ट, यानी एक एक करके आप सारी ट्रेन को देखोगे। अब जब आपने एक ट्रेन को देखा, फिर आपने क्या कहते हैं, बी इन ए डॉट डेज, यानी कि उस ट्रेन ए के लिए हर एक दिन बी जो है वो देखने वाला है, और उस बी के लिए आप इनिशियलाइज कर रहे हो 1। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, हमेशा 1 को इनिशियलाइज कर रहा है। हमारे क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि आपको ट्रेन जो अपने पास स्टेशन है, उस स्टेशन पे एक पर्टिकुलर दिन पे कितनी ट्रेन रन करती हैं। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला कुछ अपना सिस्टम होना चाहिए था, कि अगर ये ट्रेन दोबारा आ रही है इस दिन पे, तो अपना क्या हो, डी ऑफ बी में +1 हो रहा हो, डी ऑफ बी में क्या हो रहा हो, +1 हो रहा हो, उस दिन के लिए वैल्यू +1 हो रही हो, अगर एक और ट्रेन है जो कि उस दिन से गुजर रही है। लेकिन यहाँ पे केवल 1 से इनिशियलाइज कर रहा है, यानी हर एक दिन के साथ ये वैल्यू क्या स्टोर करेगा, 1, अगर एक भी या एक से ज़्यादा भी ट्रेन रन करती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में इसने डिक्शनरी में पहले से कुछ वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी। एम यानी कि मंडे पे 0, ट्यूसडे पे 0, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जितने भी वीक्स होते हैं मेरे दिन में, उन हर एक वीक में, हर एक जितने भी दिन होते हैं मेरे एक वीक में, हर एक दिन के लिए हम लोगों ने क्या किया, 0 इनिशियलाइज कर लिया डिक्शनरी में। अब ए अपने पास हर एक ट्रेन पे चल रहा है, बी अपने पास उस ट्रेन के हर एक दिन पे चल रहा है। यहाँ पे भी हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि डी एक एम्प्टी लिस्ट है, फॉर ईच ए इन एक्स डॉट ट्रेन लिस्ट, फॉर ईच बी इन ए डॉट डेज, यानी कि उस ट्रेन के हर एक दिन को। अब हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ बी में, यानी उस दिन में वैल्यू जाके कर देंगे +1। ठीक है, अगर आपने वीक 7 का एक कॉन्सेप्ट जो कि होता है चेकिंग फॉर की, अगर वो आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो वहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हम लोग वैल्यू को तब अपडेट करते हैं डिक्शनरी में। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट तब करते हैं जब उस की के साथ कुछ वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट हो। क्या इस डिक्शनरी डी में कोई भी की प्रेजेंट है, कोई भी की प्रेजेंट नहीं है। तो आप अपडेट कैसे कर सकते हो, जब भी आपको अपडेट करना होता है उसके लिए क्या होता है, आपको पहले से वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे डिक्शनरी में क्या होना चाहिए था, वो डे प्रेजेंट होना चाहिए था, तब हम लोग +1 कर सकते थे। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचता है, जहाँ पे मैंने पहले से ही हर एक दिन के लिए इनिशियलाइज़ कर दिया है 0, हर एक दिन के लिए इनिशियलाइज़ कर दिया है 0। अब हम लोग हर एक ट्रेन को देखेंगे, उस हर एक ट्रेन के हर एक दिन को देखेंगे, और उस दिन की वैल्यू पे +1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन हो जाता है इस तरीके से।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्टेशन वाइज कार्ड ऑफ द ट्रेन डेटा सेट, पिछली बार की तरह। कंसिडर द डिक्शनरी एस टी एन कंप्यूटेटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले क्वेश्चन में एस टी एन डिक्शनरी आई थी उस पे उसी पे बेस्ड है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन बेस्ड ऑन द सूडो कोड। हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है ऑप्शंस में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, z इज इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी, d इज इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी, और ये हमने चलाया फॉर लूप। फॉर लूप किस पे चल रहा है, फॉर ईच ए इन कीज ऑफ स्टेशन। कीज ऑफ स्टेशन क्या होगा, हर एक स्टेशन का नाम, हर एक स्टेशन का नाम होगा कीज ऑफ स्टेशन, यानी कि वो जो लिस्ट होगी वो उस लिस्ट में हर एक स्टेशन का नाम होगा। ठीक है, अब जब ए अपना एक स्टेशन उठाएगा, उस एक स्टेशन के लिए मैंने सी को ज़ीरो पे सेट किया, मैंने वाई को ज़ीरो पे सेट किया, एंड डी इज इक्वल्स टू एस टी एन ऑफ ए। एस टी एन ऑफ ए में क्या आ रहा था कि इस स्टेशन ए के लिए एक डिक्शनरी स्टोर हो रही है। उस डिक्शनरी में क्या है कि इस स्टेशन पे इस दिन पे कितनी ट्रेन चल रही हैं, इस स्टेशन पे कितनी ट्रेन चल रही हैं, इस दिन पे कितनी ट्रेन चल रही हैं, तो हर एक दिन की स्टोर होगी। तो वो डे वाइज डिक्शनरी को हम लोग स्टोर कर रहे हैं डी में। ठीक है, अब जब अपने पास इतनी चीज़ आ गई, फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच बी इन कीज ऑफ डी। तो डी क्या है, डी में कितनी कीज़ हैं, डी में हर एक दिन के लिए एक की है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टिल संडे। तो अपने पास जो बी है वो हर एक दिन पे चल रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, हर एक दिन पे चल रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट आ गया जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कि अगर हमसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर y की वैल्यू d ऑफ b के बराबर है, अगर y की वैल्यू जो है d ऑफ b के क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी वो क्या है, d ऑफ b के बराबर है, यानी कि अपनी डिक्शनरी में जो कि आई है इस ट्रेन ए के लिए, तो उस ट्रेन के लिए जो ये डिक्शनरी थी हर एक दिन के लिए। ठीक है, अगर y की वैल्यू d ऑफ b के बराबर है, यानी कि उस पर्टिकुलर दिन पे कितनी ट्रेन चलती हैं उस स्टेशन से, उस स्टेशन पे कितनी ट्रेन गुजरती हैं उस पर्टिकुलर दिन पे, अगर वो y के बराबर है, तो c को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट। y कितना है, ज़ीरो। ठीक है, y कितना है, ज़ीरो। फिर यहाँ पे आ जाओ इफ में, कि इफ y इज लेस देन d ऑफ b, यानी कि जो अपने पास एग्जिस्टिंग वैल्यू थी d ऑफ b की, जो अपने पास यहाँ पे d ऑफ b में जो वैल्यू हम लोग एक एक करके हर एक दिन की जो वैल्यू देख रहे हैं, यानी हर एक दिन पे कितनी ट्रेन्स चल रही हैं, अगर वो बड़ी है किससे, y से, तो हम लोग y में क्या स्टोर कर दे रहे हैं, उस दिन की कितनी ट्रेन चल रही हैं वो स्टोर कर रहे हैं। तो y में क्या आ गया मेरे पास, y में आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स रनिंग इन, अपना क्या कहते हैं, रनिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे फॉर अ ट्रेन ए, फॉर अ ट्रेन ए। ठीक है, अब अगर मेरे पास किसी और दिन पे क्या कहते हैं सेम नंबर ऑफ ट्रेन रन कर रही हैं, तो y और d ऑफ b बराबर होगा और c इंक्रीमेंट होगा। तो c में क्या स्टोर हो रहा है, c में स्टोर हो रहा है ऐसे कितने दिन हैं, ऐसे नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ डेज on which maximum number of train runs on a particular station A। ठीक है, तो सी में क्या आया कि कितने नंबर ऑफ दिन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन रन करती हैं। ठीक है, तो अपना ये वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा, हमें सी और वाई की वैल्यू मिल चुकी होगी। वाई में क्या आएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन जो कि रन कर रही हैं एक दिन पे। सी में क्या आ रहा है, ऐसे कितने नंबर ऑफ दिन हैं जिस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन रन कर रही है। ठीक है, फिर इफ़ नॉट इज़ की, यानी कि अगर ये जो सी है, अगर ये जो सी है, यानी कि कितने ऐसे दिन थे, कितने ऐसे दिन थे जिस दिन पे अपने पास जो z है, जिस दिन पे अपने पास जो क्या कहते हैं, जो डिक्शनरी z है, उस डिक्शनरी में अगर ये c प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग वैल्यू में क्या स्टोर कर दे रहे हैं, ज़ीरो स्टोर कर दे रहे हैं, यानी z ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या स्टोर कर दिया हमने, ज़ीरो स्टोर कर दिया। फिर हम लोग इफ़ के बाहर आए और उसकी वैल्यू में कर दिया +1, यानी कि इस c की वैल्यू पे हमने 1 को काउंट कर लिया। ठीक है, यानी कि इतने नंबर ऑफ दिन पे मैक्सिमम ट्रेन्स रन कर रही थी, उस पे आपने क्या स्टोर किया, +1, उस पे आपने क्या स्टोर किया, +1। तो जो z डिक्शनरी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, वहाँ पे क्या होगा कि
एक स्टेशन पे कितने दिन मैक्सिमम ट्रेन रन करती है। मान लो 3 दिन मैक्सिमम ट्रेन रन करती है, तो इसके साथ स्टोर हो गया 1। किसी स्टेशन पे 2 टाइम रन करती है तो स्टोर हो गया 1। किसी स्टेशन पे एक ही दिन रन करती है मैक्सिमम, तो हो गया 1। अब मान लो कोई एक और स्टेशन ऐसा आता है जिस पे 3 दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन रन कर रही है, तो यहाँ ये हो जाएगा 2। ऐसे ही अगर 2 स्टेशन वाला 2 ट्रेन रन करने वाला 2 दिन मैक्सिमम ट्रेन रन करने वाला एक और स्टेशन आता है, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू में भी क्या होगा, +1। ठीक है। सो इस तरीके से अपनी जो डिक्शनरी जेड है वो क्या कहते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से अपना जो ये है वो कि कीज़ ऑफ जेड जो अपने ऑप्शन है वो देखते हैं। तो द कीज़ ऑफ डिक्शनरी जेड विल बी इंटीजर। तो हाँ, देखो यहाँ पे जो कीज़ हैं वो सी होगा, सी भी क्योंकि एक इंटीजर ही था, तो ये क्या होगा, अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देयर कैन बी अ वैल्यू ऑफ सी सच दैट जेड ऑफ सी इज़ ज़ीरो। तो ये कभी करेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, जब मेरा सी इनिशलाइज कब हो रहा है, मतलब मेरा सी डिक्शनरी में जैसे ही जाएगा, मेरा सी जैसे ही डिक्शनरी में गया, जैसे ही मैंने ये बनाया, तो मैं इस इफ़ के बाहर आया और मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। तो कभी भी डिक्शनरी में ऐसा कोई भी वैल्यू, ऐसा कोई भी की सी नहीं होगी जिसके लिए अपना जो वैल्यू है वो क्या हो, ज़ीरो हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो। यानी कि जो भी मेरे पास डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। तो क्या ये ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा? क्या ये ऑप्शन हमेशा ट्रू होने वाला है? ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो। क्या ये हमेशा नॉन ज़ीरो होंगे? तो अगर मेरे पास, क्योंकि देखो सी तो अपना क्या कहते हैं ज़ीरो हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, सी ज़ीरो होगा ही नहीं, क्योंकि या तो सी 1 पे इनिशियलाइज़ हो रहा है या तो सी 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सी इनिशियलाइज़ यहाँ पे हुआ था 0 पे, लेकिन उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी कि मान लो एक ट्रेन ऐसी थी जिस पे क्या कहते हैं एक भी क्या कहते हैं दिन पे, हर एक दिन पे 0 ट्रेन भी अगर रन करती हो, हर एक दिन पे क्या कहते हैं 0 ट्रेन भी अगर रन कर रही है, तो क्या होगा, y पहले से ही 0 है, d ऑफ b भी 0 है, y भी 0 है, तो c देखो इंक्रीमेंट हो ही गया। तो यहाँ पे एक भी ऐसा अपना नंबर नहीं होगा जिस पे हमें 0 मिल रहा हो। तो ऑल द डिक्शनरी एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कीज़ इन z इज़ 8। अपनी z में कितने नंबर ऑफ कीज़ हो सकते हैं? तो c क्या है? c है कि कितने नंबर ऑफ दिन हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन देखने को मिलती है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन देखने को मिलती है। तो सी की वैल्यू क्या हो सकती है? सी की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 1, और सी की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, अपने पास 7 ही दिन होते हैं, तो सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी 7। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, कितनी वैल्यूज़ हुई यहाँ पे, 7 वैल्यूज़। यानी कि 7 की हो सकती हैं डिक्शनरी जेड में, ना कि 8 कीज़। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द आंसर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप भी एक बार फिर से देखना। ठीक है, आपको भी अगर कोई भी ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो आप प्लीज़ उसको क्या कहते हैं कमेंट में ड्रॉप कर देना, ताकि मैं उस चीज़ को करेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि कंसिडर द डिक्शनरी एस टी एन कंप्यूटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सूडोकोड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ स्टेशन विच हैव ट्रेन्स पासिंग थ्रू ऑल द डेज ऑफ द वीक। हमें क्या करना है, करेक्ट सूडोकोड बताना है जो कि क्या करेगा, कंप्यूट द नंबर ऑफ स्टेशंस, ऐसे कितने स्टेशंस होंगे विच हैव ट्रेन्स पासिंग थ्रू ऑल द डेज ऑफ द वीक। यानी कि उस स्टेशन के लिए हर एक दिन में जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर किसी भी दिन में जो वैल्यू हमें ज़ीरो मिल गई, यानी उस दिन में मेरे पास एक भी ट्रेन रन नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, वो वाला ऑप्शन, वो वाला हम लोग स्टेशन को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए क्या है, Z0 हमने इनिशलाइज कर लिया। फॉर ईच ए इन कीज़ ऑफ स्टेशन, तो ये ए क्या करेगा, हर एक स्टेशन को देखेगा। फिर एक पर्टिकुलर स्टेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर ईच बी इन कीज़ ऑफ स्टेशन ऑफ ए, यानी कि बी क्या करने वाला है, इस स्टेशन ए के लिए हर एक दिन कितनी ट्रेन चल रही हैं वो देखेगा। तो इसने क्या देखा, हर एक दिन को देखा। अब अगर स्टेशन ऑफ ए ऑफ बी
इज़ लेस देन 1, यानी कि स्टेशन ए पे किसी एक भी पर्टिकुलर दिन पे अगर मुझे लेस देन 1 वैल्यू मिलती है, यानी कि 0 वैल्यू मिली कि उस दिन पे अपने पास उस दिन पे क्या हो रहा है, अपने पास उस दिन पे एक भी ट्रेन नहीं चल रही है, तो सी क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर सी ट्रू होगा तो z इज इक्वल्स टू 1। तो सी फॉल्स कब हो रहा है, सी फॉल्स हो रहा है अगर एक भी दिन ऐसा मिले, एक भी दिन, एटलीस्ट 1 डे, अगर एक भी दिन ऐसा मिला जिस दिन एक भी ट्रेन नहीं चल रही है, यानी कि लेस देन 1 वैल्यू है उस जगह पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सी को फॉल्स कर दे रहे हैं। इस ऑप्शन में एरर ये है कि यहाँ पे सी को फॉल्स तो कर दिया, लेकिन सी को ट्रू कहाँ पे किया, सी को ट्रू करने के लिए तो इसने कहीं पे लिखा ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखो, z 0 हुआ, एक स्टेशन ए को इसने पिक किया, कीज ऑफ स्टेशन थे, और सी को क्या कर दिया, ट्रू, सी को क्या कर दिया, ट्रू। फिर इसने फॉर लूप चलाया, अगर इसको उस स्टेशन के किसी भी दिन पे लेस देन 1 वैल्यू मिली, यानी कि 0 वैल्यू मिली कि एक भी ट्रेन नहीं चल रही थी, तो इसने सी को कर दिया फॉल्स। फिर उसके बाद ये चेक करता है कि अगर सी ट्रू होगा तो अपना जेड को इंक्रीमेंट, यानी उस स्टेशन को काउंट कर लेंगे, और अगर अपना सी फॉल्स होगा, यानी कि वहाँ पे एक भी नहीं प्रेजेंट है, क्या कहते हैं, सी फॉल्स कब होगा, एक अगर एक भी स्टेशन ऐसा प्रेजेंट है जिसमें हमें लेस देन 1 वैल्यू मिल रही है, यानी कि एक भी वहाँ पे ट्रेन नहीं रन कर रही है, तो अपना सी फॉल्स हो गया, एंड वहाँ पे हम लोग जेड में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि z अपना 0 है, और फिर हमने क्या किया, हर एक स्टेशन को देख रहे हैं, सी को ट्रू किया, हर एक स्टेशन के, उस पर्टिकुलर स्टेशन के हर एक दिन को देखेंगे। अगर वैल्यू 1 से छोटी हो तो हम सी को फॉल्स कर रहे हैं, एल्स हम लोग सी को ट्रू कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में गलती, इस ऑप्शन में कहाँ पे गलती है, गलती मतलब ये लॉजिकली तो करेक्ट है, लेकिन अपने आंसर के हिसाब से ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है, मान लो एक ऐसी ट्रेन आई, एक ऐसी ट्रेन आई, ठीक है, हाँ, एक ऐसी ट्रेन आई जिसमें इस दिन पे 4 ट्रेन चल रही हैं, एक ऐसी स्टेशन आई जिस पे इस दिन पे 4 ट्रेन है, इस पे 6 ट्रेन है, इस पे 3 ट्रेन है, यहाँ पे 0 ट्रेन है, इस स्टेशन, इस दिन पे 0 ट्रेन है, फिर 4 ट्रेन है, 5 ट्रेन है, 2 ट्रेन है, ऐसे। ठीक है, अब देखो इस हमसे क्या क्वेश्चन में बोला था कि उन उन स्टेशन को काउंट करना है जिसपे हर दिन ट्रेन जो है रन कर रही हो, लेकिन इस स्टेशन पे एक जगह क्या है, एक भी ट्रेन नहीं रन कर रही। तो यहाँ पे हम जब इसको देखेंगे तो सी को फॉल्स कब सेट कर रहे हैं, सी को फॉल्स सेट कर रहे हैं अगर मुझे कहीं पे क्या मिल जाए, लेस देन 1 वैल्यू। तो जब मैं इस दिन पे आया तो मुझे लेस देन 1 वैल्यू मिली, मैंने सी को कहाँ पे सेट कर दिया, फॉल्स पे, कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे इफ सी में क्या होगा, हम लोग जेड को 1 कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट अपने उसको देखूंगा, मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट दिन को देखूंगा, उस पर ये फॉर लूप चलेगा, नेक्स्ट दिन पे ये देखेगा कि क्या ये लेस देन 1 है, तो देखो ये तो ग्रेटर देन 1 है, क्या कहते हैं, लेस देन 1 ये नहीं है, तो ये एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। एल्स वाले पार्ट में जाके इसने सी को वापस से ट्रू कर दिया, इसने सी को क्या कर दिया, वापस से ट्रू कर दिया। वो यहाँ पे एक गलती हो गई, मैंने अब सी को ट्रू कर दिया है, अब सी क्या होगा अपना, यहाँ पे ट्रू होगा और जेड में काउंट हो जाएगा ये वाला स्टेशन, लेकिन ये वाला स्टेशन काउंट नहीं होना चाहिए था, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन में क्या है, लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे सी को यहाँ पे फॉल्स कर रहा है एंड ट्रू कर रहा है अगर एक भी दिन ऐसा मिले जहाँ पे लेस देन 1 ट्रेन रन कर रही हो, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द ओनली राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग pseudocode is executed using words data set. What will D represent at the end of the execution? मुझे बताना है D क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो D एक एम्प्टी डिक्शनरी, वाइल लूप में एक एक करके सारे वर्ड को देख रहे हैं। D इज इक्वल्स टू अपडेट डिक्शनरी ऑफ D कॉमा एक्स, यानी कि जो अपने पास वर्ड आ रहा है हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है या, सॉरी नॉट प्रेजेंट, हम लोग अपनी डिक्शनरी को एंड जो अपना वर्ड एक्स है उसको हम पास कर रहे हैं अपडेट डिक्शनरी प्रोसीजर में, उसको हम पास कहाँ पे कर रहे हैं, अपडेट डिक्शनरी प्रोसीजर में, तो ये बार बार होगा हर एक वर्ड के लिए। ठीक है, अब देखो अपडेट डिक्शनरी प्रोसीजर में हमारे पास आती है डिक्शनरी एंड हमारे पास आता है एक वर्ड। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू t,
मैंने क्या किया, आई को 1 पे इनिशियलाइज किया एंड बी को टी पे इनिशियलाइज किया एंड आई इज इक्वल्स टू वाई डॉट लेट आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू वाई डॉट लेटर काउंट, ये अपनी वाइल की कंडीशन है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको इस तरीके का सेटअप दिखे कि i इज इक्वल्स टू 1 एंड वाइल में आपको दिखे i इज लेस देन y डॉट लेटर काउंट, तो ये सेटअप किस चीज़ का होता है, यहाँ पे हम अपने वर्ड के वी आर गोइंग टू सी ईच लेटर ऑफ द वर्ड 1 by 1। हम लोग एक एक करके हर एक लेटर को देख रहे होंगे, ठीक है। तो जब तक मेरा आई जो है वाई डॉट लेटर काउंट से छोटा है तब तक बी में क्या स्टोर हो रहा है, आईएथ लेटर ऑफ वाई डॉट वर्ड। यानी कि अगर मान लो वाई डॉट वर्ड क्या था, मेरा नाम था, ठीक है, मेरा नाम था, तो सबसे पहले बी की वैल्यू होगी ए, नेक्स्ट आइट्रेशन में बी की वैल्यू होगी वाई, उसके अगले में यू, उसके अगले में एस एंड उसके अगले में एच। तो बी में क्या स्टोर होगा, जो भी वर्ड आ रहा है उस वर्ड के सारे लेटर एक एक करके बी में आ रहे होंगे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ ये लेटर डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम लोग डिक्शनरी में उस लेटर के साथ यानी कि उस की के साथ +1 कर देंगे। लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग बी में उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग की को बना देंगे एंड उसके साथ 1 वैल्यू स्टोर कर देंगे। यानी कि अगर ये जो लेटर है ये पहली बार डिक्शनरी में आया तो हम लोग 1 स्टोर कर रहे हैं, अगर ये लेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम लोग उसकी वैल्यू में +1 कर रहे हैं। ऐसा करके अपने पास हर एक वर्ड के लिए होने वाला है। तो बेसिकली क्या होगा, डेटा सेट में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड के हर एक लेटर को देख रहे हैं, अगर वो डिक्शनरी में है तो +1, अगर वो डिक्शनरी में नहीं है तो 1 से इनिशलाइज। तो डिक्शनरी में कौन सा लेटर कितनी बार आया है वो हम लोग स्टोर कर रहे हैं डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच अल्फ़ाबेट इन द टेबल, ये अपना ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच वर्ड, तो नहीं, हम लोग वर्ड नहीं, हम लोग हर एक लेटर हर एक अल्फ़ाबेट का देख रहे हैं। फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट काउंट इन द टेबल, ये भी गलत होगा। तो ये डायरेक्टली आप लोग ऐसे कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, हम लोग ने कहीं पे भी मैक्स का जो लॉजिक है वो नहीं देखा कोड में, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट तो नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच अल्फ़ाबेट इन ईच पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये भी नहीं है, हम लोग को यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच से अपने कोड में कहीं पे भी मतलब था ही नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था कंपेयर टू व्हाट जो हम लोगों ने अभी तक किया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, consider the dictionary D and the procedure update dictionary in the previous question। हम लोग के पास जो डिक्शनरी डी है पहले वाले क्वेश्चन की, एंड अपडेट डिक्शनरी प्रोसीजर, जो कि क्या कर रहा था, एक वर्ड को इनपुट लेता था, उस वर्ड के हर एक लेटर के साथ वो डिक्शनरी में वैल्यूज़ को असाइन कर रहा था, ठीक है। लेट पी ओ एस हमारे पास क्या है, बी अ लिस्ट, पी ओ एस एक लिस्ट है दैट कंटेन्स ऑल द पार्ट ऑफ स्पीचेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, जिस टाइप का मेरा वर्ड हो, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सारे अपने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं उन सारी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट में वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा हूँ। यानी कि इसमें सारी पार्ट ऑफ स्पीच स्टोर होंगी इस वाली लिस्ट में, कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब और जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं वो अपने यहाँ पे स्टोर्ड हैं, ठीक है। Assume that a given dictionary D, assume that given a dictionary D, there exists a procedure max। यहाँ पे एक प्रोसीजर मैक्स एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट मैक्स ऑफ डी, अगर मैं इस मैक्स प्रोसीजर में डिक्शनरी को पास करता हूँ तो ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ कीज विच आर मैप्ड टू द मैक्सिमम वैल्यूज़। यानी कि अगर अपने पास डिक्शनरी में यहाँ पे एक की थी 1 और इसके साथ वैल्यू थी 5, एक की थी 2 इसके साथ वैल्यू थी 10, एक की थी 3 इसके साथ वैल्यू थी 7 एंड एक की थी 4 इसके साथ वैल्यू थी 10। तो अगर मैं इस डिक्शनरी पे मैक्स फंक्शन लगा रहा हूँ, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं इस डिक्शनरी पे मैक्स फंक्शन लगाता हूँ तो ये मुझे रिटर्न करता है वो वाली कीज़ को जिन पे मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ किस पे हैं, 2 और 4 पे। तो ये मुझे 2 और 4 के साथ एक लिस्ट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या बोल रहा है।
चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस। तो हमें यहाँ पे कोड देखना है और ऑप्शंस बताने कौन से सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सी अपने पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में ओवरऑल नाम की एक की है और उस की के साथ क्या स्टोर है, मैक्स ऑफ डी, यानी कि एक लिस्ट और उस लिस्ट में क्या होगा, मैक्स ऑफ डी। डी अपना जो हमने यहाँ पे कंप्यूट करी थी, इस डी में क्या था, अपने डेटा सेट में जितने भी लेटर होंगे, हर एक लेटर कितनी बार आ रहा है वो। तो यहाँ पे वो लेटर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे वो लेटर्स प्रेजेंट होंगे जो कि सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं अपनी डिक्शनरी डी में, सॉरी नॉट इन डिक्शनरी बट डेटा सेट, जिनके साथ जो वैल्यू है वो क्या हो, मैक्सिमम स्टोर हो। तो उन उन अपने लेटर्स को हम लोग इस डिक्शनरी में इस वाली लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी सी है इसमें क्या होगा, इस डिक्शनरी सी में अपने पास ओवरऑल नाम की एक की है और इस की के साथ एक लिस्ट स्टोर है और उस लिस्ट में अपने पास वो लेटर्स हैं, उस लिस्ट में अपने पास वो लेटर्स हैं जो कि मैक्सिमम टाइम अकर करते हैं डेटा सेट में। तो ये किस चीज़ की लिस्ट है, ये लिस्ट है लिस्ट ऑफ लेटर्स अकरिंग अकरिंग maximum times max times in data set। ठीक है, अब देखो आगे, फॉर ए इन पीओएस, पीओएस में क्या था, अपने पार्ट ऑफ स्पीचेस की लिस्ट। ठीक है, कि एक पार्ट ऑफ स्पीच होगा, फिर अगला पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो ऐसे करके ए क्या होगा, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को स्टोर करेगा। पार्ट ऑफ स्पीच भी दिखाता हूँ कैसी दिखती है। तो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच स्टोर है, यानी कि एक एलिमेंट होगा ऐसे नाउन, ये नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर प्रोनाउन, फिर ऐसे एडवर्ब। ठीक है, तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे इस तरीके से स्टोर है। ठीक है, तो ए क्या करेगा, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक करके देखेगा। मूव ऑल रोज टू टेबल वन। ठीक है, मूव ऑल रोज टू टेबल वन। उसके बाद इसने क्या किया, एक इसने बी इज इक्वल्स टू क्या बनाया, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। बी इज इक्वल्स टू इसने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, वाइल टेबल वन हैज मोर रोज एंड रीड द फर्स्ट एक्स इन टेबल वन, यानी एक एक करके मैं वापस से सारे वर्ड्स को देखने वाला हूँ, वापस से सारे वर्ड को देखूंगा। ठीक है, अब अगर जो हमारे पास जो वर्ड आया है, अगर उसकी पार्ट ऑफ स्पीच ए के बराबर है, यानी कि ये जो अपने पास पार्ट ऑफ स्पीच स्टोर थी ए में, एक एक करके हम लोग सारी पार्ट ऑफ स्पीच को देखेंगे, यानी कि नाउन प्रोनाउन ऐसे करके एक एक को। तो पहले ए अगर नाउन पे है, अब जब मैं सारे वर्ड्स को देख रहा हूँ, अब जब मैं सारे वर्ड्स को देख रहा हूँ, तो वो वाले वर्ड्स जिनका पार्ट ऑफ स्पीच ए के बराबर हो, जिनका पार्ट ऑफ स्पीच ए के बराबर हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी इज इक्वल्स टू अपडेट डिक्शनरी बी कॉमा एक्स। अपडेट डिक्शनरी क्या कर रहा था, ये भी आपको पहले वाले क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहा था, ये एक डिक्शनरी को इनपुट लेता है एंड ये लेता है इनपुट एक क्या कहते हैं वर्ड को। अब इस वर्ड में कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है उसको स्टोर कर दे रहा है डी में, कि ये एक लेटर है ए तो ये ए कितनी बार आया, ये एक लेटर है बी तो ये बी कितनी बार आया, इस तरीके से स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने पास एक पार्ट ऑफ स्पीच आया, नाउन आ गया मान लो, उस नाउन के लिए एम्प्टी डिक्शनरी बनी, उस नाउन के लिए एम्प्टी डिक्शनरी बनी। उस डिक्शनरी में जो भी वर्ड नाउन होगा, जो भी वर्ड इस ए से मैच कर रहा होगा, तो ये ए से जो भी वर्ड मैच कर रहा है, ए से पार्ट ऑफ स्पीच जिस भी वर्ड की मैच कर रही है, तो हम लोग आ जाएंगे अंदर। ठीक है, अब बी इज इक्वल्स टू अपडेट डिक्शनरी ऑफ बी कॉमा एक्स, यानी कि ये जो वर्ड जिसका पार्ट ऑफ स्पीच ए था, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच ए था, उस वर्ड के हर एक लेटर कितनी बार आ रहे हैं स्टोर कर रहा हूँ बी में, उस वर्ड के हर एक लेटर कितनी बार आ रहे हैं स्टोर कर रहा हूँ बी में। ठीक है, स्टोर कर रहा हूँ बी में, और फिर उसके बाद ये वाइल लूप ऊपर चलेगा। अब मैं नेक्स्ट वर्ड को देखूंगा, ऐसे करते करते मैं सारे वर्ड को देख लूंगा, कौन से वर्ड जिनका पार्ट ऑफ स्पीच ए के बराबर हो, जिनका पार्ट ऑफ स्पीच ए के बराबर हो। अगर ए नाउन होगा तो मैं सारे नाउन्स को देखूंगा और हर एक नाउन में कौन कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है उसको बी डिक्शनरी में स्टोर कर रहा हूँगा। ठीक है, अब देखो, जब वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा तो इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए मैंने बी डिक्शनरी में
सारे के सारे वर्ड्स जो कि उस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, मैंने उसके लिए क्या किया है, जितने भी लेटर्स उस पार्ट ऑफ स्पीच के हैं उन सारे लेटर्स को कितनी बार अकर कर रहे हैं वो स्टोर कर लिया। अब सी ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ बी। तो सी में एक की ऑलरेडी प्रेजेंट थी ओवरऑल की, और उसमें क्या प्रेजेंट था, मैक्स ऑफ डी, यानी कि डेटा सेट में जितने भी लेटर्स हैं उनमें हर एक लेटर कितनी बार आ रहा है। अब मुझसे ये कह रहा है कि तुम ए के नाम की एक की बनाओ, यानी सी में यहाँ पे क्या स्टोर था, ओवरऑल में डेटा सेट का। अब ये मुझसे कह रहा है कि तुम एक और की बनाओ ए के नाम की। ए अपना मान लो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक है। तो ए के नाम की हमने की बनाई, और उसके साथ हमने क्या स्टोर कर दिया, मैक्स ऑफ बी। बी क्या था, उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच पे, यानी कि वो अगर सारे नाउन थे तो सारे नाउन्स में हर एक लेटर कितनी बार आ रहा है उसकी लिस्ट में मैक्सिमम कौन कौन सा लेटर आ रहा है वो हमने स्टोर कर दिया। अब अपना फॉर लूप वापस से चलेगा, ए मेरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे जाएगा, यानी कि उस टाइप ऑफ वर्ड के लिए, उस टाइप ऑफ वर्ड के लिए मैक्सिमम लेटर कौन से हैं जो अकर कर रहे हैं वो अपने पास यहाँ में स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए एक एंट्री बनने वाली है अपनी डिक्शनरी सी में, ठीक है। तो मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, काफ़ी ज़्यादा लंबा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो गया, एंड थोड़ा सा मैं जानता हूँ ये वाला वीक थोड़ा सा टफ है, बट आप लोग को क्या कहते हैं, अगर आप इस वीक को आराम से कर लेते हो तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम इस वीक को ज़रूर से देना, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या है। लेंथ ऑफ कीज ऑफ सी, सी में कौन कौन सी कीज आएंगी, जितने भी मेरे पास सी में एक की कौन सी थी पूरे डेटा सेट के लिए, और हर एक की किसके लिए होगी, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए, नाउन के लिए एक, प्रोनाउन के लिए एक, एडवर्ब के लिए एक, वर्ब के लिए एक, ऐसे करके हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के लिए एक की, और एक की ओवरऑल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कीज ऑफ सी इज द सेम एज द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीचेस इन द इनपुट डेटा सेट। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक की ज़्यादा है, वो कौन सी है, ओवरऑल वाली की, ठीक है। सी कैप्चर्स द लिस्ट, सी कैप्चर्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, सी कैप्चर्स द लिस्ट, तो नहीं, सी में क्या कहते हैं, लिस्ट नहीं है, डिक्शनरी है। सी कैप्चर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट अल्फ़ाबेट अकर्ड ओवर द डेटा सेट एज वेल एज फॉर द, okay, C captures the most frequent alphabet occurred overall in the dataset as well as for each part of speech। तो देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन C क्या कहते हैं, किसी अल्फ़ाबेट को स्टोर नहीं कर रहा, C अल्फ़ाबेट को स्टोर नहीं कर रहा, C बेसिकली एक डिक्शनरी को स्टोर कर रहा है। सी एक डिक्शनरी को स्टोर कर रहा है, और उस डिक्शनरी में ओवरऑल कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो कि मैक्सिमम आ रहे हैं, फिर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो कि मैक्सिमम आ रहे हैं, उनको स्टोर कर रहा है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है, लेंथ ऑफ कीज ऑफ सी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीचेज इन द डेटा सेट। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि सारे पार्ट ऑफ स्पीचेस के लिए एक की तो प्रेजेंट होगी ही होगी, साथ में एक ओवरऑल के लिए भी प्रेजेंट है, तो एक की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो आप लोगों को, थोड़ा सा डिफरेंट था, एंड मैं कहूँगा कि हाँ थोड़े से क्वेश्चन टफ हैं, बट आप लोगों को इससे भागना नहीं चाहिए, एंड ज़रूर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द फॉलोइंग pseudocode is executed using shopping bills dataset. What will D represent at the end of the execution? हमें बताना है D क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, D एक एम्प्टी लिस्ट है। हम लोग हर एक क्या कर रहे हैं, हर एक शॉपिंग बिल को देख रहे हैं, हर एक शॉपिंग बिल को देख रहे हैं, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही एक बिल को देखा तो D इज इक्वल्स टू अपडेट डिक्शनरी, उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, अपनी डिक्शनरी, एंड जो शॉपिंग बिल्स था उसको मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिक्शनरी आ गया, एंड जो शॉपिंग बिल था वो आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने पास फॉर लूप आया, और फॉर लूप किस पे चल रहा है, फॉर ईच ए इन वाई डॉट आइटम लिस्ट, फॉर ईच ए इन वाई डॉट आइटम लिस्ट, यानी जो कस्टमर था उसकी हम लोग जो आइटम्स की लिस्ट होगी, उस लिस्ट में हम लोग एक एक आइटम को हमेशा देखेंगे, ठीक है। अब जो आइटम मेरे पास आया, उस आइटम का नेम मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, सी में,
उस आइटम का नेम मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, सी में। अब यहाँ पे देखो इफ़ वाला पार्ट एंड एल्स वाला पार्ट। तो इफ़ वाला पार्ट हमसे क्या बोलता है, इफ़ वाला पार्ट बोल रहा है कि इफ़ इस की डी कॉमा सी, यानी कि अगर ये जो कस्टमर आया मेरे पास, ओके, नॉट कस्टमर सी इज इक्वल्स टू ए डॉट आइटम नेम था, यानी कि उस कस्टमर ने जो भी आइटम्स खरीदे होंगे उन सारे आइटम्स पे ए चलेगा। अब एक एक करके सारे आइटम को हम लोग देखेंगे तो वो आइटम नेम स्टोर हो रहा है अपने सी में, ठीक है। तो ये जो अपने पास सी क्या था, आइटम नेम था। अगर ये आइटम डिक्शनरी डी में प्रेजेंट हो तो हम लोग ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम लोग ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं, ये वाला आइटम डिक्शनरी डी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी जो डिक्शनरी थी उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार। तो अपनी जो डिक्शनरी डी है उसमें मैं सी के साथ स्टोर कर रहा हूँ एक एम्प्टी डिक्शनरी। सी क्या था अपना, आइटम नेम। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आइटम नेम, कुछ भी डाल देता हूँ, आइटम नेम में डाल देता हूँ, ठीक है, आइटम मैंने ऐसे ही लिख दिया। इसके साथ क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, एक डिक्शनरी को स्टोर कर रहे हैं, एक डिक्शनरी को स्टोर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है कि डी ऑफ सी ऑफ वाई डॉट शॉप नेम, यानी जिस शॉप से ये आइटम सी खरीदा गया था, जिस शॉप से ये आइटम सी खरीदा गया था, हम लोग उस शॉप नेम के साथ, तो मान लेते हैं वो शॉप नेम क्या था, ए था, वो शॉप नेम क्या था, ए था, उसके साथ हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक और डिक्शनरी। इसके साथ हम लोग स्टोर कर रहे हैं एक और एक और डिक्शनरी। तो इसमें क्या स्टोर हो रहा है, इसमें अपने पास दो की बन रही है, एक बन रही है प्राइस और एक बन रहा है फ्लैग। तो प्राइस में क्या सेट हो रहा है, प्राइस में सेट हो रहा है ये जो अपने पास ए डॉट प्राइस, ओके, एंड ए क्या था, ये अपने पास आइटम था, हाँ। तो ये जो मैंने आइटम लिया, ये मैंने ए शॉप से लिया, ये मैंने कहाँ से लिया, ए शॉप से लिया। इस ए शॉप से प्राइस कितना था, वो अपना स्टोर हो गया यहाँ पे। एंड एक वेरिएबल फ्लैग बना, उस पे मैंने क्या सेट कर दिया, फॉल्स। उस पे मैंने क्या सेट कर दिया, फॉल्स। तो ये आइटम जो कि क्या कहते हैं अपनी शॉप ए में था, जो हमने शॉप ए से लिया, उस शॉप ए पे इस आइटम का प्राइस क्या था वो स्टोर किया। एंड एक एक हमने की बना दी फ्लैग की, उसमें हमने फॉल्स सेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर लूप आगे जाएगा और अब हम लोग नेक्स्ट आइटम को देखेंगे। वो नेक्स्ट आइटम भी कहाँ पे स्टोर हो गया, सी में स्टोर हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो आइटम आया, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। तब क्या होगा, तब देखते हैं। तब हम लोग यहाँ पे एक और इफ एल्स के पार्ट में आ जाएंगे। ये वाला इफ एल्स का पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि इफ इज की डी ऑफ सी क्या है, ज़रा ध्यान से देखो। डी ऑफ सी क्या है कि उस आइटम के साथ जो डिक्शनरी स्टोर्ड है, उस आइटम के साथ जो डिक्शनरी स्टोर्ड है, यानी कि ये वाली डिक्शनरी, ठीक है, उस आइटम के साथ जो डिक्शनरी स्टोर्ड है, उसमें अगर ये जो अपने पास कस्टमर आया है, इस कस्टमर की जो शॉप नेम है, अगर वो इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है, इस डिक्शनरी में क्या प्रेजेंट है, इस आइटम को किस शॉप से खरीदा गया, ठीक है। तो अगर अपने पास ये जो आइटम है और इसकी शॉप जो है इस वाली डिक्शनरी में डी ऑफ सी में, यानी कि डी ऑफ आइटम में, अगर ये इसमें अपना जो शॉप नेम है वो प्रेजेंट है, तो हम लोग इस वाले पार्ट पे आएंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं और हम लोग डी ऑफ सी ऑफ वाई डॉट शॉप नेम, यानी कि ये आइटम जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, इस आइटम के लिए मुझे क्या मिला, एक दूसरी शॉप मिली जो कि शॉप अपनी इस अंदर वाली डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस शॉप के साथ भी मैंने एक की बनाई कि ये सेम आइटम मुझे शॉप ए पे मिल रहा था, वो उसके लिए वैल्यू स्टोर्ड थी, एंड ये सेम आइटम मुझे अब शॉप बी पे भी मिला है। तो क्या होगा, इसके साथ भी प्राइस सेट होगा कि इस शॉप बी पे कितना प्राइस था, एंड फ्लैग पे भी क्या सेट हो जाएगा, फॉल्स। फ्लैग पे भी क्या सेट हो गया, फॉल्स सेट हो गया, ठीक है।
फिर हम लोग क्या कहते हैं वापस से फॉर लूप में ऊपर जाएंगे एंड वापस से नेक्स्ट आइटम कोई आएगा। अब हम लोग ये मानते हैं कि आइटम अभी भी सेम था, तो हम लोग इस वाली इफ़ के अंदर आ गए। फिर अब हम ये मानते हैं कि अब की बार जो शॉप नेम था, मान लो वो क्या कहते हैं शॉप ए ही था एंड आइटम भी सेम था। तो अभी अपने पास डी ऑफ सी में जो आइटम है ए, जो अपने पास शॉप है ए, वो प्रेजेंट मिल गई। तो हम लोग इसके अंदर आएंगे, इस वाले इफ़ के अंदर। और इस वाले इफ़ के अंदर हमसे वो क्या बोल रहा है, इस वाले इफ़ के अंदर हमसे वो बोल रहा है कि इफ़ डी ऑफ सी ऑफ वाई डॉट शॉप नेम ऑफ ए डॉट सॉरी इफ डी ऑफ सी ऑफ वाई डॉट शॉप नेम ऑफ प्राइस, यानी कि अपने पास क्या कहते हैं यहाँ पे ये जो आइटम है ये पहले किसी ने खरीदा, तभी उसके लिए ये शॉप इनिशियलाइज हुई, तभी उसके लिए ये क्या हुई, शॉप इनिशियलाइज हुई। ठीक है। अब अगर डी ऑफ सी ऑफ वाई डॉट शॉप नेम ऑफ क्या कहते हैं प्राइस, यानी कि जो शॉप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उस शॉप पे मैं क्या करूँगा, प्राइस वाली चीज़ को देखूँगा। और जो प्राइस स्टोर होगा, जो प्राइस ऑलरेडी स्टोर्ड होगा, अगर वो डिफरेंट है, नॉट इज इक्वल्स टू होता ही है, अगर वो डिफरेंट है किससे, ए डॉट प्राइस से। ए डॉट प्राइस मतलब जो आइटम का ओरिजिनल प्राइस है, जो आइटम का ओरिजिनल प्राइस है, यानी कि इससे पहले जब मैंने सेम आइटम खरीदा, इससे पहले जब सेम आइटम खरीदा गया तो वो हमें इस प्राइस पे मिला। लेकिन अब जब मैं फिर से इस आइटम को देख रहा हूँ तब मुझे इस आइटम का प्राइस अलग मिल रहा है, जो आइटम का प्राइस इस डिक्शनरी में स्टोर्ड था। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, तो मैं डी ऑफ सी ऑफ वाई ऑफ फ्लैग को ट्रू कर दिया, क्योंकि मुझे इस शॉप ए में प्राइस डिफरेंट मिला, तो मैंने फ्लैग को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो ये एक काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हर एक आइटम के लिए एक डिक्शनरी स्टोर हो रही है, उस डिक्शनरी में वो आइटम कौन कौन सी शॉप में मिलता है वो स्टोर हो रहा है। अगर कभी भी शॉप रिपीट होती है तो हम ये चेक करते हैं कि जो वैल्यू, जो प्राइस उस डिक्शनरी में स्टोर था और जो आइटम का प्राइस अभी है, अगर वो दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि प्राइस में डिस्क्रिपेंसी है, प्राइस डिफरेंट है, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उस शॉप के फ्लैग को ट्रू सेट कर दे रहे हैं। ठीक है। सो इस तरीके से ये वाला जो प्रोसीजर है ये रन कर रहा है। तो एक बार ऑप्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि कब जो है क्या कहते हैं अपना जो ऑप्शन है कौन सा वो सही होगा। फॉर एन आइटम सी एंड अ शॉप एस, डी ऑफ सी यानी कि वो आइटम एंड शॉप एस ऑफ फ्लैग इज सेट टू ट्रू, इसको हम लोग ट्रू सेट कर रहे हैं। इफ़ एंड ओनली इफ आइटम इज सोल्ड फॉर अ कांस्टेंट प्राइस, तो ये गलत हो जाएगा। आइटम यहाँ पे डिफरेंट प्राइस पे सेल हो रहा है, ये रहा आइटम यहाँ पे नॉट इज इक्वल से आप पता लगा लोगे कि डिफरेंट प्राइस पे सेल हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, फॉर एन आइटम सी एंड अ शॉप एस, डी ऑफ सी ऑफ फ्लैग, डी ऑफ सी ऑफ एस ऑफ फ्लैग is said to true if and only if the item is in built in more than one bill, तो ये भी गलत है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक से ज़्यादा बिल में आ रहा है, फ़र्क एक ही चीज़ से पड़ रहा है कि अगर प्राइस डिफरेंट है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। फॉर एन आइटम सी एंड अ शॉप एस, डी ऑफ सी ऑफ एस ऑफ फ्लैग इज सेट टू ट्रू इफ एंड ओनली इफ आइटम इज सोल्ड फॉर अ वेरिएबल प्राइस, यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या है, करेक्ट है। फिर यहाँ पे बोलता है कि इज सेट टू ट्रू इफ एंड ओनली इफ आइटम इज बिल्ड एग्जैक्टली वन टाइम, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो इसी के साथ जो अपना वीक 8 का जीए है वो ख़त्म हो चुका है। सो दिस वाज अ लॉन्ग रन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हो। एंड जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी क्या कहते हैं एक जो आपका थिंकिंग है वो आपका इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपग्रेड हुआ हो। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट मैं डेली क्या कहते हैं लाता रहूँगा। मैं कुछ ना कुछ आपके बेटरमेंट के लिए इस चैनल पे क्या कहते हैं कंटेंट को अपलोड करता रहूँगा।
ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि केवल फाउंडेशन का कंटेंट हो, अभी फाउंडेशन का कर रहा हूँ, बट बहुत ही जल्द हम यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपलोड करने वाले हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा लेना, ठीक है? सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग। थैंक यू।